नमस्कार। आज हम एक बहुत ज़रूरी लेख पर बात करने वाले हैं। भगत सिंह का मशहूर लेख मैं नास्तिक क्यों हूँ। हाँ, ये एक ऐसा लेख है जिस पर आज भी बहुत चर्चा होती है। बिल्कुल। और ये सिर्फ कोई आप कह सकते हैं धार्मिक या दार्शनिक बात नहीं है। ये एक बहुत ही निजी और राजनीतिक दस्तावेज भी है। सही कहा। भगत सिंह ने इसे 1930 में लिखा था, लाहौर सेंट्रल जेल में, जब वो अपने मुकदमे और फांसी का इंतजार कर रहे थे। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि हम भगत सिंह के नास्तिक होने के पीछे के जो तर्क हैं, जो उनका दर्शन है और जो राजनीति है, उसे समझें, जैसा उन्होंने खुद इस लेख में बताया है। हाँ, और ये देखें कि ये लेख उन्हें सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं बल्कि एक विचारक के तौर पर कैसे दिखाता है। बिल्कुल। और देखिए, ये जानना भी जरूरी है कि ये लेख क्यों लिखा गया। ये एक तरह से जवाब था उन आलोचकों को और यहाँ तक कि उनके कुछ साथी क्रांतिकारियों को भी। अच्छा। हाँ, जिन्हें लगता था कि भगत सिंह में जो हिम्मत है वो शायद उनके अहंकार से आती है, भगवान में विश्वास से नहीं। नो। उस जमाने में बहुत लोग मानते थे कि भाई, मौत का सामना बहादुरी से करने के लिए तो ईश्वर पर यकीन होना जरूरी है। पर भगत सिंह वो इससे सहमत नहीं थे। हाँ, समझ गया। तो उन्होंने इस लेख का इस्तेमाल किया अपने विचारों को साफ करने के लिए। चलिए तो फिर उनके मुख्य तर्कों पर आते हैं। क्या थी उनकी सोच की बुनियाद? देखिए, सबसे पहली और सबसे अहम बात थी अंधविश्वास का जोरदार विरोध। सिंह ने इस बात पर सवाल उठाया कि हम क्यों धार्मिक मान्यताओं या रिवाजों को बिना सोचे समझे, बिना सवाल किए मान लेते हैं। उनके लिए तर्क मतलब कारण और सबूत पर आधारित सोच वो आस्था से कहीं ज्यादा जरूरी थी। ऐसा नहीं कि बस किसी पुरानी किताब में लिखा है तो मान लिया। यानी हर चीज को तर्क की कसौटी पर परखो, ये केंद्र था उनके विचारों का। एकदम सही कहा आपने। और इसी से जुड़ा है दूसरा मुद्दा, तर्कवाद और विज्ञान पर उनका जोर। तर्कवाद? हाँ, मतलब वो सिद्धांत जो कहता है कि ज्ञान के लिए कारण और सबूत ही सबसे ऊपर है। सिंह का मानना था कि देखिए, आधुनिक विज्ञान ने प्रकृति के कितने ही राज खोल दिए हैं। सही बात है। जिन चीजों का जवाब पहले सिर्फ धर्म में ढूंढा जाता था, अब विज्ञान उन्हें समझा रहा है। तो दुनिया को समझने के लिए उनके हिसाब से ईश्वर की परिकल्पना जरूरी नहीं रही। वो भौतिकवाद यानी मटेरियलिज्म के समर्थक थे। मटीरियलिज्म मतलब ये विचार कि इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, यहाँ तक कि जीवन भी, वो सब प्राकृतिक नियमों से ही चलता है और समझा जा सकता है। किसी बाहरी अलौकिक शक्ति की जरूरत नहीं है। ये तो उस समय के हिसाब से, जब समाज जितना धार्मिक था, बहुत क्रांतिकारी विचार रहे होंगे। हाँ, निश्चित तौर पे बहुत क्रांतिकारी। और यहीं से उनका तीसरा तर्क जोड़ता है कि कैसे धर्म को अक्सर शोषण के हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, शोषण के हथियार की तरह। हाँ, सिंह का तर्क था कि धर्म कई बार समाज की बुराइयों जैसे जाति-पाति, छुआछूत या असमानता, इनको सही ठहराने का काम करता है। उनका मानना था कि जो शासक वर्ग है या जो पुजारी वर्ग है, उन्होंने आम जनता को काबू में रखने, उनका शोषण करने के लिए धर्म का इस्तेमाल किया है। और भारत के संदर्भ में देखें तो सांप्रदायिकता, हाँ, हिंदू मुस्लिम विभाजन, बिल्कुल, उसे वो आजादी की लड़ाई में एकता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा मानते थे। तो मतलब उनके लिए धर्म सिर्फ एक निजी आस्था का मामला नहीं था, वो एक सामाजिक राजनैतिक ताकत थी जिसके असर होते थे। एकदम। फिर चौथा, वो एक बहुत गहरा दार्शनिक सवाल उठाते हैं, जिसे कहते हैं बुराई की समस्या या प्रॉब्लम ऑफ ईवल। बुराई की समस्या? हाँ, सवाल ये है कि अगर ईश्वर वाकई सर्वशक्तिमान है, सब कुछ जानता है और बहुत दयालु है, तो फिर इस दुनिया में इतनी पीड़ा क्यों है, इतना अन्याय, इतनी गरीबी, इतना दुख क्यों है? ये तो बहुत पुराना सवाल है। बिल्कुल। और ये जो विरोधाभास है, सिंह के मुताबिक ये एक ऐसे ईश्वर के विचार से मेल नहीं खाता जो प्रेम और न्याय का प्रतीक माना जाता है। तो ये भी उनके नास्तिक होने का एक बड़ा कारण बना। हाँ, और उनका पांचवां और कह सकते हैं आखिरी मुख्य तर्क वो नैतिकता से जुड़ा है कि नैतिक होने के लिए, अच्छा इंसान होने के लिए धर्म या ईश्वर में विश्वास करना जरूरी नहीं है। अच्छा। हाँ, सिंह मानते थे कि इंसान बिना किसी धार्मिक प्रेरणा के या सजा के डर के भी अच्छा हो सकता है, दयालु, ईमानदार, न्यायप्रिय हो सकता है। मतलब इंसान की अपनी अंतरात्मा। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि मेरा अपना बलिदान भी अगर होता है तो वो देश की आज़ादी और मानवता के लिए प्यार की वजह से होगा। ऐसा नहीं कि मुझे स्वर्ग मिलेगा या अगले जन्म में कुछ इनाम मिलेगा। नैतिक अंदर से आती है, किसी बाहरी हुक्म से नहीं। वाकई ये लेख सिर्फ तर्क नहीं है, इसमें एक
व्यक्तिगत पुकार भी है, ईमानदारी है, हिम्मत है। ये दिखाता है कि भगत सिंह सिर्फ अंग्रेजों से नहीं लड़ रहे थे, वो समाज की जो गहरी जड़ें जमा चुकी मान्यताएं थीं, उन पर भी सवाल उठा रहे थे। सही। और साथ में उनमें वो विनम्रता भी है। वो मानते हैं कि हाँ, मैं गलत हो सकता हूं, तर्क से मुझे समझाया जा सकता है, लेकिन लेख का अंत बिल्कुल साफ है, मैं नास्तिक हूं। हाँ, एकदम। तो अगर हम संक्षिप्त में कहें तो मैं नास्तिक क्यों हूँ सिर्फ धर्म की आलोचना भर नहीं है। ये तर्क की, वैज्ञानिक सोच की, मानवतावाद की और स्वतंत्र विचार की एक जोशीली घोषणा है। ये भगत सिंह को एक क्रांतिकारी के साथ साथ एक बहुत गंभीर विचारक, एक दार्शनिक के रूप में हमारे सामने लाता है। उनके लिए नास्तिकता सिर्फ एक निजी विश्वास नहीं थी, वो उनकी आजादी की जो पूरी सोच थी उससे जुड़ी थी। कैसी आजादी? मतलब सिर्फ राजनीतिक आजादी नहीं, बल्कि दिमागी और वैचारिक गुलामी से भी आजादी। बहुत खूब। और चलते चलते भगत सिंह का ही एक कथन याद आता है, अध्ययन करो ताकि तुम सभी चुनौतियों का साहसपूर्वक सामना कर सको, सत्य के लिए हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहो। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो सोचने वाली बात यह है कि अध्ययन पर, पढ़ने लिखने पर उनका ये जोर उनके अंधविश्वास को नकारने और हर चीज को तर्क से परखने की बात से कैसे जुड़ता है। शायद इसी अध्ययन और तर्क ने उन्हें उस नतीजे पर पहुंचाया जिस पर वो पहुंचे। ये एक विचार है जिसे हमारे श्रोता अपने साथ लेकर जा सकते हैं। बिल्कुल, सोचने के लिए एक अच्छा बिंदु है।